Let me introduce you to our Target CIB 2023 program. So friends, this is the paid course which will launch as per the new syllabus. This will be an organized course. आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलेगा, आपको केवल उसी को फॉलो करना है and this will be more than sufficient. No need to buy any book. And you know the cost of book per book is rupees 650. And if you opt for our plan, you get book, you get theory, concise notes, as well as you get concise MCQs and you get mock test, which cost only 799. So this is also efficient. You no need to buy and purchase any book. You will get every concept. So we are covering 5 subjects: AVM, BFM, BRBL, AVFM, and elective paper is HRM. Okay, so we are covering 5 subjects on daily basis. I am providing the videos, notes, mock tests, quizzes, everything is conducted. And if you so what you get, you will get unit wise theory video, you will get unit wise theory PDF, you will get unit wise MCQs. Okay, and the cost is rupees 799 per subject for videos and PDF, and for elective paper the cost is rupees 449. And if you want only PDF, this costs rupees 299 and 20% off if you purchase all the subject together. So these are, if you want to get more detail regarding this, kindly WhatsApp me on this number is shown on the screen and I will provide you the detail. Now let's continue our today's. ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, नाम ही है कोरिलेशन। को मतलब होता है टुगेदर, तो टुगेदर एक सिंगल वेरिएबल का तो होगा नहीं, एटलीस्ट 2 वेरिएबल होगा ही होगा। कि जब 2 वेरिएबल ऐसे रिलेटेड हों आपस में कि यदि एक में जो चेंज आए वो उसमें उसके कारण दूसरे में भी चेंज आए, कुछ इस तरह चेंज आए कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल हमारा पहला वेरिएबल 1 है, ये पहला वेरिएबल 1 है, ये यदि बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा बढ़ेगा। और यदि पहला वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा घटेगा। तो ऐसा चेंज आए कि इंक्रीज इन वन इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर, ठीक है ना। और दोस्तों डिक्रीज इन वन इज बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर। तो आपस में यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यदि ऐसा कोई रिलेशन मिले, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि सपोज वी हैव 2 वेरिएबल x एंड y, तो x यदि y पे डिपेंडेंट होगा तो y भी x पे डिपेंडेंट होगा। मतलब यदि y चेंज होगा तो x भी चेंज होगा और x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो दैट्स वाई दीज 2 वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड। केवल इतना ही नहीं, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वन ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अदर, ठीक है। मतलब कि x में मान लीजिए कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज आ रहा है, x में जो चेंज आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, x में ग्रेटर चेंज आ रहा है दोस्तों, तो आपका y में भी ग्रेटर चेंज होगा। और यदि y में ग्रेटर चेंज है तो x में भी ग्रेटर चेंज होगा। तो ऐसे ही केस को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। सच टाइप ऑफ केस इज कॉल्ड कोरिलेशन। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ रिगार्डिंग कोरिलेशन, कि आपस 2 वेरिएबल ऐसे हों कि जिसमें एक में चेंज आए तो दूसरे में भी चेंज आए, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरिलेटेड। और चेंज किस प्रकार से, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और एक घटा तो दूसरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चेंज का उतना ही दोस्तों, तो उतना ही दूसरे में भी चेंज होगा, और वेरिएबल को हम लोग कहते हैं कोरिलेटेड। चलिए, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। मान लीजिए इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ज़्यादा बढ़ गया है, इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड बढ़ गया है, तो उस कारण से क्या हो गया कि आपका वुलन क्लॉथ का सेल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए कि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, डिमांड घट गया। जैसे हम मान लीजिए कि दोस्तों एक आपको दो वेरिएबल है, उसको यदि आप ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोल्ड का इंटेंसिटी को आप यहाँ शो कर रहे हैं और आप यहाँ पे शो कर रहे हैं सेल को, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, कि जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा वैसे वैसे सेल आपका बढ़ेगा, है ना, वुलन क्लॉथ का। उसी तरह यदि प्राइस और डिमांड को यदि आप शो करें, प्राइस को y एक्सिस पे ले लें और डिमांड को x एक्सिस पे ले लें, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिमांड वैसे वैसे आपका घटेगा, है ना। तो ये सब रिलेशन आपस में कोरिलेशन कहलाता है। क्यों कोरिलेशन कहलाता है, यही इसका डेफिनेशन से समझिए कि यदि एक वेरिएबल चेंज हो दूसरा वेरिएबल पे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ऐसे 2 वेरिएबल को हम लोग कोरिलेटेड वेरिएबल कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन को याद रखना है दोस्तों। कभी भी आपको मान लीजिए कि 2 पार्टिकुलर वेरिएबल दे दे और पूछे कि ये कोरिलेटेड है या नहीं, तो कैसे आप बताइएगा। तो आप ये बस देखिए कि एक का चेंज होने के कारण दूसरे में क्या इफेक्ट हो रहा है। यदि दूसरा भी हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो कोरिलेटेड वेरिएबल है। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइट को हम लोग, किसी चिल्ड्रन के हाइट को हम लोग y एक्सिस पे शो कर रहे हैं और वेट को हम लोग x एक्सिस पे शो कर रहे हैं।
तो दोस्तों हाइट और वेट भी कोरिलेटेड है। यदि मान लीजिए कि हाइट बढ़ा तो वेट भी बढ़ता है, ऐसा मान लीजिए सपोज, तो ऐसा केस को हम लोग कहते हैं दे आर कोरिलेटेड। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल प्रोवाइड किए। पहला एग्जांपल में हमने देखा कि ये जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा, जैसे जैसे कोल्ड बढ़ेगा, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, वुलन क्लॉथ की, तो वुलन क्लॉथ का सेल भी बढ़ेगा। फिर हमने सेकंड पॉइंट स्टडी किया कि जैसे कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड उसकी घटती है, तो दिस इज दे आर आल्सो कोरिलेटेड, प्राइस एंड डिमांड आर आल्सो कोरिलेटेड। और थर्ड में हमने देखा कि हाइट ऑफ अ चिल्ड्रन और वेट ऑफ अ चिल्ड्रन भी आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो हमने कोरिलेशन को तो समझ लिया। कोरिलेशन में मतलब कि 2 वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरा पहले पे डिपेंड करेगा। अब कोरिलेशन के टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो पहला टाइप है दोस्तों पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किस बात पे निर्भर करता है, आइए जरा समझते हैं। तो वेदर कोरिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वेरिएबल किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल किस तरह मूव कर रहा है। अभी दोस्तों आपको मैंने 3 एग्जांपल दिए। तो दोस्तों देखिए, पहला जो एग्जांपल आपको मैंने दिया कि सेल ऑफ वुलन क्लॉथ, यहाँ पे मैंने कोल्डनेस को दिखाया और यहाँ पे मैंने सेल को दिखाया। तो इस केस में आप देखेंगे कि दोनों वेरिएबल बढ़ रहा है। यदि कोल्ड बढ़ेगा, ठंडा बढ़ेगा, तो आपके वुलन क्लॉथ का सेल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। जैसे यहाँ देखिए ना, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर है, दोनों पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इफ द बोथ द वेरिएबल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन कॉरस्पॉन्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको हाइट और वेट के बारे में बताया, तो यहाँ मान लीजिए आपने हाइट लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए आपने वेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ भी जो कोरिलेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है, और हाइट घटेगा तो वेट घटेगा। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड, ओके। तो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन इज क्लियर नाउ। पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहते हैं दोस्तों, कि जब दोस्तों पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन किस बात पे डिपेंड करेगा, कि किस डायरेक्शन में वेरिएबल का मूवमेंट हो रहा है। यदि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या दोनों के दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ओके। एंड देन व्हाट अबाउट नेगेटिव कोरिलेशन? तो पॉजिटिव कोरिलेशन का अपोजिट होगा। मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो मतलब कि दोनों वेरिएबल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरे में घट रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो एक बढ़ रहा है ना। तो ऐसे केस को दोस्तों हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। यदि आप इसका ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें तो यू विल सी लाइक दिस। यदि आपको अभी मैंने आपको प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप बताया था, प्राइस और डिमांड में दोस्तों आई टोल्ड यू द रिलेशनशिप दैट इफ प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज, राइट। तो ये रिलेशन आपने देखा है, या प्राइस घटेगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा। तो आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस रिलेशन, सो दे आर कॉल्ड नेगेटिवली कोरिलेटेड, राइट, ओके। तो दोस्तों हमने पॉजिटिव कोरिलेशन देखा, हमने नेगेटिव कोरिलेशन देखा। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव कोरिलेशन में दोस्तों दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज द बेसिक फैक्ट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। अब दोस्तों कैसे हम कोरिलेशन को स्टडी करें, हाउ डू वी स्टडी द कोरिलेशन? हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं थ्रू विच वी विल स्टडी द कोरिलेशन। द फर्स्ट टूल वी हैव इज द स्कैटर डायग्राम। तो पहला टूल हमारे पास है वो क्या है दोस्तों, स्कैटर डायग्राम है। अब आइए जरा समझते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग 2 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। और दोस्तों कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। ये ध्यान रखिएगा कि -1 से कभी कम नहीं होगा और +1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा। स्मॉल r दोस्तों हमेशा लाई करेगा इस पार्टिकुलर रेंज में, -1 टू +1। इसका एक रेंज है, लोअर लिमिट है -1 के बराबर भी होगा, और अपर लिमिट है दोस्तों +1। सो r लाइज बिटवीन -1 टू +1, ये इसको याद रखिएगा आप लोग। दिस इज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब दोस्तों हम लोग स्टडी करते हैं टाइप ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम के टाइप्स को स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो दोस्तों यहाँ देखिए स्कैटर डायग्राम के बहुत तरह के स्कैटर डायग्राम होते हैं। तो सबसे पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में जो r का वैल्यू आता है दोस्तों वो +1 आता है। +1 कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा वैसे वैसे आपका y भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड टाइप है दोस्तों परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे r आपका -1 आएगा।
दैट मीन्स एक वेरिएबल यदि बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल आपका घटेगा। आपने जो डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप देखा था वो था परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्ली एग्जांपल दिया था डिमांड और प्राइस का। तो डिमांड और प्राइस आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके। बिकॉज वाई दे आर नेगेटिव कोरिलेटेड, बताइए नेगेटिव कोरिलेशन क्यों है, तो बताइए इसका कारण क्या है दोस्तों। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, घटेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों जो थर्ड टाइप है वो है नो कोरिलेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो कोरिलेशन। दोस्तों नो कोरिलेशन का ये मतलब नहीं हुआ कि एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं, यही तो गलत फेमिलियरिटी है। नो कोरिलेशन डजंट मीन दैट बोथ द वेरिएबल आर नॉट रिलेटेड, राइट। नो कोरिलेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपस में दोस्तों जैसे आपने आप इसका बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 5। आपको पता है कि ये सर्कल का एक इक्वेशन है ना। तो एक्स और वाई आपस में स्कैटर्ड इस तरह है कि वो एक सर्कल वाले रीजन में लाई कर रहे हैं, है ना। तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है एक्स और वाई में, एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज इंडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। तो दोस्तों आपको इसका स्कैटर डायग्राम भी देख सकते हैं, डॉट 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 बना हुआ है जगह जगह पे, है ना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब दोस्तों स्कैटर डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों स्टडी करते हैं कोरिलेशन को। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक सिंगल सीधा लाइन मिल जाए, आपको पूछे कि बताओ नेचर क्या है, ठीक है। तो इसका नेचर आप देख के कहिएगा कि चूंकि लीनियर लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये जो होगा हमारा, so since it is linear line so we can say it clearly that these are positively correlated। suppose आपको दिखा ये स्कैटर डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखा नेगेटिव वाला, तो आप कह देंगे कि हाँ ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको उसका स्कैटर डायग्राम कुछ डॉट 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 ऐसे दिखा गोल गोल गोल, आप कहेंगे यहाँ R 0 होता है, तो R+1 होगा यहाँ पे, R-1 होगा यहाँ पे, और R यहाँ पे 0 होता है। तो आपको मैंने तीनों लिमिट समझा दिया है ना। ओके नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। R तो आप समझ गए होंगे स्कैटर डायग्राम का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। द नेक्स्ट थिंग इज हाँ ये एक दोस्तों जब रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो या कर्वी लीनियर हो, तो ध्यान दीजिएगा जब R 0 होता है तब रिलेशनशिप कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है या कर्वी लीनियर होता है। दिस कंसेप्ट यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके अब दोस्तों ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो मेथड है उसका एक लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि R आपको 0 दे दिया, R 0 दे दिया, इसका क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं बोलेगा कि आपस में रिलेशन ही नहीं है। दोस्तों गलत है, रिलेशन तो है आपस में, लेकिन रिलेशन कर्विलिनियर रिलेशनशिप है, रिलेशन नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये जो है ना, ये जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये क्लियरली बताता ही नहीं है। हम तो समझेंगे कि R 0 है मतलब कि आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन ये गलत है दोस्तों कि R 0 का मतलब ये नहीं कि आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपस में रिलेशन है लेकिन कर्व वाइज रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। Okay, this is a serious limitation of this discussion. Okay, of this we can say R correlation, ठीक है, coefficient of correlation, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं कोरिलेशन को। सो आई हैव टोल्ड यू दैट द फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम। एवरी कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटर डायग्राम। ओके एंड वन थिंग यू शुड keep in mind, okay, that this type of graph are generally asked in the examination. So now let us see the second method, that is line of based fit। आइए दोस्तों लाइन ऑफ बेस्ड फिट को स्टडी करते हैं, इसका मीनिंग को समझते हैं कि लाइन ऑफ बेस्ड फिट का क्या मतलब है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ बेस्ड फिट, क्योंकि यही कंसेप्ट पे दोस्तों आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकुलर आपका कोऑर्डिनेट्स है, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके नाउ सपोज आई एम टेकिंग 4 पॉइंट, this is a, suppose the coordinate of A is x1 comma y1, suppose I take B here, this is the coordinate is x2 comma y2, suppose this point is C here, this is x3 comma y3, and suppose this point is D here, this is x4 comma y4। now दोस्तों आपको करना क्या है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि जितना भी प्लॉटेड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट प्लॉट किए ना, उसके नज़दीक से गुजरे, उसे ही हम लोग लाइन ऑफ बेस्ड फिट कहते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 पॉइंट को तो एक लाइन ज्वाइन कर सकती है। तो मान लीजिए कि हम जो है इसको ए और सी को ज्वाइन कर दिए।
अब आपको मैंने क्या बताया, जितना भी ये स्कैटर्ड पॉइंट है सब उस लाइन से क्लोजली गुजरे। तो दोस्तों डी का इस लाइन से हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बी का इस लाइन से हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और डिस्टेंस इस तरह लेना है ये डिस्टेंस आपका क्या हो, मिनिमम हो। ओके, सो दैट्स वाई, तो यही है हमारा दोस्तों कोरिलेशन का बेसिक कंसेप्ट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि एक ऐसा लाइन जिसके थ्रू जो भी आपका प्लॉटेड पॉइंट्स है वो पास होता है, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब दोस्तों हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जरा स्टडी करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए पियर्सन ने सजेस्ट किया था कुछ मेथड्स, तो विल डिस्कस दोज मेथड्स। Okay, let us discuss some of the method which were said by Pearson. Pearson के द्वारा दिया हुआ मेथड दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको स्मॉल आर से डिनोट किया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो लिमिट है वो -1 से +1 के बीच में है, दोनों बराबर भी हो सकता है -1 +1 का। और यदि r+1 है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, r-1 है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू हम कैसे निकालें। तो दोस्तों आर के वैल्यू को निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोवेरियंस एक्स वाई को नंबरेटर में लिखना है और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब आप पूछेंगे ये कोवेरियंस क्या होता है, तो दोस्तों कोवेरियंस, आप वेरियंस जानते हैं ना, तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये आपको पता है ना दोस्तों वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वही है, देखिए वेरियंस जो होता है वो सिंगल डाटा के लिए होता है। यदि मान लीजिए केवल एक्स ही है, केवल एक वेरिएबल है, तो उस केस में हमारा वेरियंस होगा, निकालते हैं। यदि वाई है मान लीजिए तो उसमें वेरियंस निकालेंगे। लेकिन यदि दो वेरिएबल हमारे पास रहेगा तो उस केस में हम लोग वेरियंस नहीं निकाल सकते। वी कांट कैलकुलेट द वेरियंस इन द केस ऑफ इन केस वी हैव टू वेरिएबल्स, उस केस में हम लोग कोवेरियंस निकालते हैं। तो दोस्तों वेरियंस का ही एक रूप है कोवेरियंस। तो जो भी फॉर्मूला आपने वेरियंस पे पढ़ रखा है, दैट मींस वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। सिमिलर कंसेप्ट इज हियर आल्सो। ओके, सो नाउ आर का फॉर्मूला आपको पता चला, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ओके, अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि हम लोग कोवेरियंस कैसे निकालें, हाउ डू यू फाइंड द कोवेरियंस। सो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों। Okay, so now let me tell you, तो दोस्तों इसका मैं आपको लेट मी टेल यू वन मेथड टू फाइंड द कोवेरियंस। दोस्तों देखिए यहाँ पे कोवेरियंस निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आप ये बताइए मुझे वेरियंस आप कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड द वेरियंस। ठीक है, वेरियंस आप कैसे निकालते हैं दोस्तों। यदि आपको दोस्तों आपको मैंने वेरियंस निकालना सिखाया था, याद कीजिए। आप क्या करते थे कि x और y, मान लीजिए कि आपके पास दो वैल्यू दिया रहता था, तो आपको यदि x का वेरियंस निकालना रहता था तो आप क्या करते थे दोस्तों, x माइनस एक्स बार निकालते थे, है ना, और उसका स्क्वायर करते थे, उसको n-1 से डिवाइड करते थे, यही करते थे ना आपको वेरियंस निकालने के लिए। सिमिलर चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे सेम कंसेप्ट है, ठीक है। स्क्वायर दोस्तों x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1 सिमिलर है दोस्तों, और इसका समेशन होता था, आप समेशन निकालते थे ना, ठीक है। स्क्वायर नहीं करते थे, स्क्वायर तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट है, को स्क्वायर हम लोग करते थे सिंगल एक्स के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ दोस्तों, लेट मी शो यू एन एग्जांपल से क्लियर करते दोस्तों। मान लीजिए एक्स आपको दे दिया है 3, 5, 6, 7, 8, 9। आपको क्या करना है, इसका पहले एक्स बार निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। फिर मीन के बाद एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू सब आएगा यहाँ पे उसको आप जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे वेरिएंस का, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1 लेते हैं हम लोग। ये हमारा वेरिएंस एक सिंगल वेरिएबल का फॉर्मूला है। तो इसी से जुड़ा ये फॉर्मूला, इसको मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। देखिए आपको सिंगल का क्या मैंने फॉर्मूला बताया, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब आपको बस चेंज क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक x माइनस एक्स बार के लिए अलग से लिखिए और y माइनस वाई बार के लिए अलग से लिखिए, और डिवाइड कर दीजिए किससे, n-1 से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कोवेरियंस निकालेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कोवेरियंस, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार, यहाँ पे बस अंतर क्या है कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की जगह हम लोग x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करेंगे अपॉन n-1 करेंगे, और समेशन तो हमारा रहेगा ही,
ठीक है। अब दोस्तों अब आप ये बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालते थे? तो आपने वेरिएंस निकाला ना यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों? वेरिएंस ही तो है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो इसका आप अंडर रूट ले लीजिए तो आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा, है ना। उसी तरह आपको सिग्मा वाई निकालना है तो सिग्मा वाई का बताइए फॉर्मूला क्या होगा? मैं सिग्मा वाई का फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, है ना। तो सिग्मा वाई भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड सिग्मा एस, हाउ टू फाइंड सिग्मा वाई। अब दोस्तों सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको पता चला कि कैसे निकालते हैं। तो इसमें नोटेशन को जरा समझ लीजिए। सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक्स बार है मीन ऑफ एक्स, वाई बार है मीन ऑफ वाई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने कोवेरिएंस निकालना सीख लिया, हमने सिग्मा एक्स निकालना सीख लिया, हमने okay, so we know how to calculate covariance xy, we know how to calculate sigma s, we know how to calculate sigma y. Let us substitute all this value in equation number 1. अब हम इक्वेशन नंबर 1 में सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसको 2 मिनट आपको लगेगा समझने के लिए। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा याद रखने का, लेकिन पहले बेसिक फॉर्मूले को समझिए, तभी आप इस पे केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए, R इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, है ना। और दोस्तों कोवेरिएंस, दोस्तों आप कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन माइनस वन। तो ये हमारा कोवेरिएंस हो गया। और सिग्मा एक्स होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। सिग्मा वाई होता है अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई थिंक यू कैन क्लियरली व्यू इट। ओके, आपको आर पता चल गया। तो दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो ये n-1 और n-1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको r का फॉर्मूला मिलेगा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, ये जो नंबरेटर है हमारा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू समेशन y माइनस वाई बार, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली ये दो चीज़ का प्रोडक्ट है। कौन किस दो चीज़ का प्रोडक्ट है दोस्तों बताइए? तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसीलिए इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। और समेशन है तो समेशन का मतलब ही होता है सम निकालना। तो आप प्रोडक्ट करके सम निकाल रहे हैं। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये आपकी ये भी समेशन है, ये भी समेशन है दोस्तों, बट इट इज स्क्वायर, समेशन ऑफ स्क्वायर। ओके, तो समेशन ऑफ स्क्वायर दोस्तों ओके, सो नाउ यू हैव टू सी दिस समेशन ऑफ, देखिए नंबरेटर में क्या है हमारा? सम ऑफ प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा? समेशन ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पहले किए फिर सम कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट पहले किए फिर सम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाले सम किए, इसका स्क्वायर निकाले सम किया, और अंडर रूट क्यों लगाएं? ताकि दोनों का यूनिट क्या रहे? सेम रहे, बिकॉज आर इज यूनिटलेस, आर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो दोनों का यूनिट को सेम करने के लिए हमने क्या किया है? स्क्वायर का स्क्वायर करके अंडर रूट किया है, क्योंकि आप स्क्वायर कीजिएगा तो इसका यूनिट बढ़ जाएगा ना, तो अंडर रूट करने से यूनिट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो आपको आर का फॉर्मूला क्या मिला दोस्तों? आर का आपको फॉर्मूला मिला, आर का फॉर्मूला आपको क्या मिला दोस्तों? आर का फॉर्मूला मिला दोस्तों समेशन ऑफ, पहले सम ऑफ, याद रखिए सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ स्क्वायर। तो प्रोडक्ट हो गया समेशन वाई माइनस वाई बार, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सबका समेशन, ठीक है। और फिर अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज व्हाट? सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसको आप, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। आपके पास एक और फॉर्मूला है दोस्तों, ये नीचे जो लिखा गया है, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें मान लीजिए कि आपको x और y दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए n से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और नीचे में दोस्तों अंडर रूट, ये देखिए, इसमें y की जगह x पुट कीजिए, इसमें से y की जगह जब आप x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंड समेशन x स्क्वायर, और यहाँ भी y की जगह x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन x का होल स्क्वायर। तो उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए? y की जगह x पुट कर दीजिए, तो समेशन y का स्क्वायर
अब माइनस क्या हो जाएगा, समेसन वाई का होल स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, यही लिखे है ना, और अंडर रूट कर लीजिए ताकि यूनिट बराबर करें। तो आर का एक और फॉर्मूला है ये वाला, एक तो ये फॉर्मूला है और एक दूसरा ये फॉर्मूला है, जिससे आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं कोरिलेशन पे। लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन कोरिलेशन सो दैट आवर कंसेप्ट बिकम मोर क्लियर। अब दोस्तों देखिए, x और y का टेबल दिया हुआ है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। सो हाउ विल यू टेल द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे x है, x का कॉलम है, एंड दिस इज y कॉलम, एंड दिस इज एक्स वाई कॉलम, दिस इज एक्स स्क्वायर कॉलम, दिस इज वाई स्क्वायर कॉलम। ये कॉलम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको केवल 2 कॉलम देगा। ठीक है, आपको दोस्तों केवल x और y देगा, बाकी x y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा। और आप देखते हैं हम लोग यूनिट कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट अस सी हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई निकालना है। तो x इंटू वाई 1 इंटू 11 11, 2 इंटू 10 इंटू 44, 3 इंटू 34 102, 4 इंटू 43 172, 5 इंटू 56 280। तो आपने एक्स वाई का कॉलम बना लिया। उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया। एक कॉलम आपको वाई स्क्वायर का बनाना है। 11 का स्क्वायर 121, 22 का स्क्वायर 484, 34 का स्क्वायर 1156, 43 का स्क्वायर 1849, 56 का स्क्वायर 3136 और 176 का स्क्वायर 6746। अब दोस्तों आप सबका समेशन कीजिए, समेशन ऑफ एक्स निकालिए, समेशन ऑफ वाई निकालिए, समेशन एक्स वाई निकालिए, समेशन एक्स स्क्वायर निकालिए, समेशन वाई स्क्वायर निकालिए। और आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n लिख के एक्स वाई को गुना कर लीजिए, माइनस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, फिर क्या कीजिए अंडर रूट कर लीजिए, है ना, अंडर रूट कर लीजिए। n के x के जगह एक बार y पुट कीजिए और y के जगह एक बार x पुट कीजिए। तो y के जगह x पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, एक ही कॉलम डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, y x के जगह y पुट कीजिए तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका, है ना, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब आपको देखिए एक्स वाई आपको पता है ना, एक्स वाई कितना है दोस्तों n टाइम समेशन एक्स वाई। तो समेशन एक्स वाई आपने निकाला है कितना है 609, और n कितना है दोस्तों आपका 1 2 3 4 5, n होता है नंबर, तो 5 नंबर है। तो 5 इंटू 609, समेशन एक्स कितना निकला है, समेशन एक्स 15 निकला है, समेशन वाई कितना निकला है 166 निकला है। और फिर नीचे में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का समेशन को n से मल्टीप्लाई करके माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, तो आपको मिलेगा कितना 0.998। सिंपली कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेशन आपके सामने है दोस्तों। यू प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन एंड देन यू मैच योर आंसर विद माइंड। ओके, दिस इज द परफेक्ट वे टू लर्न। सो आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, आपने जो कंसेप्ट समझा है, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन से उसे मैच कीजिए। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, और जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए x2 लिख दिया, y4 दिया, 2 4 5 6 8 11 18 12 10 8 7 5। देखिए हो क्या रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये पहले घट के दोस्तों ये घटता ही रहा है। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ भी कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो देखिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कभी कभी ना वैल्यू बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग एक डेविएशन निकालते हैं x माइनस एक्स बार का। तो x का कॉलम y का कॉलम, है ना, और फिर एक डेविएशन का कॉलम। तो यहाँ पे दोस्तों x बार क्या होगा, तो x बार आप निकाल सकते हैं ना, 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 11 डिवाइडेड बाय 6। तो x बार आपको मिल जाएगा कितना, यू विल गेट x माइनस एक्स बार। देखिए 2 माइनस आपको दोस्तों x बार कितना मिलेगा, जो ही मिलेगा x बार आपको 6 मिलेगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। एक्स बार निकालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 11 एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो यू प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट दिस एक्स बार एंड देन आपको एक्स बार मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है, हर एक एक्स को एक्स बार से माइनस करना है। जैसे 2 - 6 - 4, 4 - 6 - 2। डेविएशन इसलिए निकाला जाता है दोस्तों ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट डेविएशन। अब दोस्तों dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, dx स्क्वायर का निकाल लिया, dy का स्क्वायर निकाल लिया, dxy का दोस्तों आपने कॉलम निकाल लिया। Okay, so now so this is how you calculate. Now summation dx स्क्वायर आपको मिला 50। ठीक है, समेशन dy स्क्वायर आपको मिला 106 और समेशन dxy मिला आपको -76।
तो दोस्तों आपको आर का जो फॉर्मूला वो ये होता है समेसन डी एक्स डी वाई अपॉन समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर और समेसन डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेसन डी एक्स डी वाई कितना है -67 और समेसन डी एक्स का स्क्वायर कितना है दोस्तों, तो आपको मिलेगा 50 और ये मिलेगा 186 का अंडर रूट। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -0.92, नेगेटिव कोरिलेशन था इसीलिए आंसर नेगेटिव आया है। दूसरा फॉर्मूला आप पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों आपको एक्स वाई, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही है ना, ये फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया ही है ये, ठीक है। एन टाइम्स समेसन एक्स वाई माइनस एक्स बार समेसन एक्स इंटू समेसन वाई अपॉन आप क्या कीजिए अपॉन दोस्तों समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट आर, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 0.224। थर्ड फॉर्मूला दोस्तों एक और फॉर्मूला देखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला में दोस्तों थोड़ा लेंदी है फॉर्मूला, ठीक है। आप एक्स का कॉलम बनाएंगे, वाई का कॉलम बनाएंगे, फिर म्यू निकालेंगे एक्स माइनस 18, बुक में म्यू का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। फिर वी निकालेंगे वाई माइनस 18, फिर यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू वी। तो आपका फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 122 माइनस 4 इंटू 12 अपॉन 10 अपॉन दिस, ये मिलेगा 0.57। अब दोस्तों हम लोग एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी वन मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन टू मेक योर कांसेप्ट मोर क्लियर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर performed an analysis of the number of machine misfunction and the hour of employee training as a part of workplace safety review। तो वर्कप्लेस सेफ्टी रिव्यू में आए थे दोस्तों, उन्होंने एक एनालिसिस किया कि मशीन मैन्युफैक्चर का, कैपिटल इंस्पेक्शन का, सो लेट अस कंटिन्यू टू दिस सेशन। हम लोग दोस्तों स्टडी कर रहे थे एक क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। लेट अस सी वन क्वेश्चन। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसने एक एनालिसिस परफॉर्म किया कि कितने मशीन मिसफंक्शन कर रहे हैं और कितने आवर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग दिया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी रिव्यू। यानी वर्कप्लेस सेफ्टी रिव्यू के पार्ट में वो एनालिसिस करना चाह रहा है कि कितने मशीन मिसफंक्शन कर रहे हैं और कितने आवर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो उन्होंने 402 मशीन ऑपरेटर पे डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने उनको जो रिजल्ट आया वो कुछ इस प्रकार है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आवर ऑफ ट्रेनिंग इज 6280, सम ऑफ स्क्वायर फॉर मशीन मीन फंक्शन इज 1060, सम ऑफ स्क्वायर फॉर द आवर ऑफ ट्रेनिंग टाइम द मशीन मिसहैप इज -1940। तो ये 3 डाटा उन्होंने दिया। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है जरा देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आवर ऑफ ट्रेनिंग, दोस्तों हम लोग एक दो वेरिएबल एज्यूम करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन है कि आप देखिए व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन आवर ऑफ ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ मशीन मिसफंक्शन। तो ये हमारा वेरिएबल एक्स है, ये क्या है दोस्तों हमारा वेरिएबल एक्स है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है दोस्तों नंबर ऑफ मशीन मिसफंक्शन क्या है हमारा वेरिएबल वाई है। तो ये हमारा 2 वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा देखिए एन क्या है दोस्तों नंबर, कितना नंबर मशीन है तो 402 मशीन है। तो आपका एन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 402 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड हमारा जो पहला वेरिएबल है आवर्स ऑफ ट्रेनिंग उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और जो सेकंड वेरिएबल है मशीन मिसहैपेंस वो उसको हम वाई वेरिएबल में एज्यूम कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर आवर ऑफ ट्रेनिंग इज 6280। इसका क्या मतलब हुआ कि आवर ऑफ ट्रेनिंग, दोस्तों सम ऑफ स्क्वायर का मीनिंग मैंने आपको पहले समझाया था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था दोस्तों, दिस फॉर्मूला, लेट मी शो यू, यस दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ दोस्तों, यहाँ कुछ ज़्यादा क्लटर है, तो लेट मी इरेज सम पार्ट एंड देन आई विल शो यू क्लियरली। दोस्तों इस फॉर्मूले को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नंबरेटर है वो क्या है, वो है सम ऑफ प्रोडक्ट, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो है सम ऑफ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये क्या है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे जो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ये क्या है हमारा समेशन ऑफ स्क्वायर। आइए जरा इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं।
अब दोस्तों हमने दो वेरिएबल तो एज्यूम कर लिया, एक आवर ऑफ ट्रेनिंग और एक मशीन मिस फंक्शन, और हमें ये भी दे रखा है कि जो सम ऑफ स्क्वायर फॉर आवर ऑफ ट्रेनिंग है वो है 6280। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का वैल्यू है आपका 6280। उसी तरह दोस्तों समेशन वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है 1062। देखिए ना लिखा है ना 1060। समेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर फॉर मशीन मिस फंक्शन इज 1060, तो ये आपको दे रखा है 1060, है ना। चलिए, तो हमने समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें दे रखा है, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर हमें दे रखा है, हमसे पूछा है कोरिलेशन बताना। अब कोरिलेशन निकालने के लिए तो हमें पता ही है कि नंबरेटर में लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर, है ना। चलिए, अच्छा सम ऑफ स्क्वायर तो देख लिया, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर फॉर आवर ऑफ ट्रेनिंग टाइम्स मशीन मिसहैप इज 1940 माइनस 1940। अभी नेगेटिव साइन क्यों है यहाँ पे? देखिए आप एक चीज़ खुद बताइए दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो दो वेरिएबल है, दोनों दो वेरिएबल क्या क्या है? तो एक है आपका नंबर ऑफ मशीन मिस फंक्शन और नंबर ऑफ आवर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आप हमको ये बताइए दोस्तों ये दो जो वेरिएबल आपस में कैसा कोरिलेटेड है? पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा? सिंपल सी बात है, यदि मशीन ज़्यादा मिस फंक्शन करेगी, गलत फंक्शन करेगी, तो ट्रेनिंग बढ़ते जाएगा ना। मतलब आपका नंबर ऑफ मशीन मिस फंक्शन यदि घटेगा तो ट्रेनिंग आपका आवर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि ये दोनों में आपस में नेगेटिव रिलेशन है, और इसी कारण आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन भी दिख रहा है। आपको समझ में है कि ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि आपका जो दो वेरिएबल है वो आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है, दैट्स व्हाई यू कैन सी द नेगेटिव साइन हियर। और ये जो दोस्तों आपको कह रहा है ना कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आवर ट्रेनिंग टाइम्स मतलब प्रोडक्ट आपको दे रखा है, यानी कि ये कह रहा है कि एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का वैल्यू आपको दे रखा है माइनस 1940। समझ में आया दोस्तों? अब आपको ये पता है तो सिंपली आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तो R इजिकल टू, अब फॉर्मूला तो मैंने बताया है ही ना, यही तो फॉर्मूला है दोस्तों, R इजिकल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन ये। तो दोस्तों सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा आप कितना, यहाँ लिख दीजिएगा माइनस 1940 और नीचे लिख दीजिएगा अंडर रूट करके 6280 टाइम्स 1060। क्या लिखेगा? 6280 टाइम्स 1060। अब सिंपली कैलकुलेशन का काम है, तो कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.75195, और ये माइनस में आंसर आएगा आपका, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन एलिमिनेट यदि करना चाहते थे आप तो इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यदि आपका कोरिलेशन नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी तो माइनस आएगा, तो आंसर BCD में ही सही कुछ होगा, है ना। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको जो फार्मूला मैंने बताया है R का 3-4 फार्मूला मैंने बताया है, एक बार मैं आपको फिर से फार्मूला एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहला फार्मूला मैंने बताया आपको, लेट मी इरेज इट, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं केवल उसी को हाईलाइट करता हूँ, बाकी चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ आपको कि कैसे फार्मूला डिराइव हुआ है। क्योंकि डेरिवेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कभी भूल गए फार्मूला तो फिर क्या कीजिएगा, आपको डेरिवेशन पता रहेगा तो आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सा महामंत्र है R निकालने का, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला, थोड़ा नीचे करते हैं दोस्तों, जो डिराइव हुआ था ये वाला, ये जो फार्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ स्क्वायर का, ये दूसरा फार्मूला बताया। तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला, इसको भी थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा दिखाता हूँ आपको। तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, इसका भी यूज होता है ना, इसका भी यूज होता है दोस्तों। तो 3 फार्मूला बेसिक सा फार्मूला है जो कि आपको R से रिलेटेड याद रखना है। किसको कहाँ यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसमें देखिए साफ साफ लिख दिया है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो पहला फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जैसे इसे पहला क्वेश्चन था, इससे पिछला क्वेश्चन था ये एक्स वाई दिया हुआ था, तो हमें टेबुलर मेथड से एक्स निकालना है वाई निकालना है, फिर एक म्यू वाला भी यूज कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन और ये आपका वाई स्क्वायर का सबका सम निकाल के, इस फॉर्मूले को मैंने तरीका ही बताया कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कोरिलेशन। दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मैं बताया नहीं उस में। कोरिलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n माइनस 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहाँ पे r क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 का अंडर रूट जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कोरिलेशन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जैसे इस केस में आप यदि r की बात करें तो r का फॉर्मूला आपको दे रखा है माइनस 0.75195 है ना, यानी 752 अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं।
इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0329। क्या मिलेगा? 0.0329। तो ये क्या है दोस्तों आपका? ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कोरिलेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 0.003। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोरिलेशन का एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यदि आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल चुका है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोरिलेशन भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक वेरिएबल कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ऐसे ही निकालते हैं ना। सिमिलरली समेशन ऑफ 1 माइनस आर, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस आर का स्क्वायर है अपॉन n माइनस 2 है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोरिलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसी केस स्टडी पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन। यानी पॉपुलेशन कोरिलेशन के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होगा? तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर में सैम्पलिंग का कंसेप्ट क्लियर किए थे उसका भी यूज है यहाँ पे। आपको आर कितना मिला? -0.752। आपको सिग्मा कितना मिला? 0.033। अब आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये आपका क्या पॉइंट शो करता है? ये मीन शो करता है। मीन कितना है आपका? तो दोस्तों मीन आपको मीन दोस्तों कितना है? ओके, तो दोस्तों ये आर है, दैट इज मीन, राइट। तो ये है आपका -0.752, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिग्मा दे रखा है 0.033। सिग्मा हैज बीन गिवन टू यू इज 0.33। अब कह रहा है क्या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है इस पॉपुलेशन कोरिलेशन का। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपको दोनों तरफ मिला के 95% एरिया को लेना है और आपको बताना है कि ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू आपको ए मान लीजिए, ये वैल्यू बी मान लीजिए, ए और बी क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? तो 95% पूरा एरिया है ना और सिमेट्रिकल है, तो आधा एरिया कितना हो जाएगा? 95% बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 47.5। आपको मैंने कल बताया था दोस्तों 3 चीज़ को याद रखने के लिए, याद होगा आपको, सैम्पलिंग में मैंने आपको समझाया था कि सैम्पलिंग में कुछ परसेंटेज को आपको याद रखना है। अब देखिए अभी आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? अब आप उस टेबल को यूज कीजिएगा जो टेबल मैंने बताया था, फिर देखिएगा कि 47.5 किसके लिए आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 47.5 जो है z इज इक्वल टू 1.96 के लिए आएगा, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा कि z यदि हमारा 1.96 होता है तो हमारा कितना आता है? 47.5% आता है, ठीक है। तो z वैल्यू आपको मिल गया, है ना। तो z वैल्यू आपको मिल गया तो आप क्या कीजिएगा? z टाइम्स सिग्मा निकाल लीजिए, है ना। तो ये क्या कीजिएगा? म्यू माइनस z टाइम्स सिग्मा और म्यू प्लस z टाइम्स सिग्मा, तो ये आपको रेंज दे देगा। अब बताइए म्यू कितना है आपका? -0.752 और z कितना है हमारा? 1.96। सिग्मा कितना है आपका? सिग्मा है 0.033। एक ये मिल जाएगा आपको और एक बार माइनस प्लस कर लीजिए, 0.752 प्लस 1.96 टाइम्स 0.033, तो आपको एक रेंज मिल जाएगा। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा -0.815। इसको करेंगे तो आपको मिलेगा -0.687। तो ये आपका रेंज मिल गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कैसे हमने रेंज निकाला -0.815 से प्लस -0.687। तो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे आपको मैंने 3 बताया, 90% के लिए जेड का वैल्यू याद रखिए, 95% के लिए जेड का वैल्यू याद रखिए और 99% के लिए जेड का वैल्यू याद रखिए। 3 के लिए याद रखिए दोस्तों, आपको काम आएगा। 1.96 होता है 95% के लिए, 1.67 होता है आपका 90% के लिए, और इसको देखना पड़ेगा। तो 3 वैल्यू के लिए जेड का वैल्यू याद रखिए दोस्तों, आपको काम आएगा। एक और क्वेश्चन को स्टडी करते हैं दोस्तों। अब आप देखिए फॉर्मूला आप चेंज हो जाएगा, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया? अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? आर निकालने के लिए हमने यूज़ किया समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन दोस्तों क्या हमने पढ़ा है? अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा ना अभी। आप देखिएगा ये फॉर्मूला क्यों दिया हमने? क्योंकि ये जो नंबरेटर है हमारा वो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है, और ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, और डिनोमिनेटर है हमारा सम ऑफ स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला को यूज़ किया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक कॉलेज का सीनियर है, वो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि उसके GPA और उसके वीकली आवर ऑफ स्टडी में क्या रिलेशन है 6 टर्म में। तो उसने डाटा कलेक्ट किया। पहले में आपको आवर ऑफ स्टडी दिया जिसमें GPA दिया है 2.8 आवर ऑफ स्टडी, GPA 12,
3.0 आवर ऑफ स्टडी GPA 15, 3.0 आवर ऑफ स्टडी GPA 18। तो ऐसे करके आपको डाटा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 डाटा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर फॉर आवर ऑफ स्टडी। आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर बताना है आवर ऑफ स्टडी का। तो आवर ऑफ स्टडी को आप x मान लीजिए, है ना। तो आवर ऑफ स्टडी का स्क्वायर बताना है, x मानिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बताना है। तो बहुत सिंपल है ना, x कितना है 2.8, 3.0, 3.0, 3.1, 3.5, 3.9, सबको जोड़ के पहले x बार निकाल लीजिए। तो x बार कितना मिलेगा आपको, x बार निकालना आता है ना, x का मीन निकालना आता है ना। मीन कैसे निकालते हैं, तो जो भी डाटा दिया हुआ है सबको जोड़ लीजिए और नंबर से डिवाइड कर लीजिए। n कितना है हमारा यहाँ पे, n शायद 6 है आपका, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो n 6 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको पता है कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 22.8। कितना मिलेगा 22.8। अब x माइनस एक्स बार निकालिए, यानी 12 माइनस 22.8 कीजिए, 50 माइनस 22.8 कीजिए, 18 माइनस 22.8 कीजिए, 20 माइनस 22.8 कीजिए। तो x माइनस एक्स बार आपको मिल जाएगा। अब फिर क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो इसका मिलेगा 7.8 का स्क्वायर कर लीजिए, 7.8 का स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस 4.8 का स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस 2.8 का स्क्वायर कीजिए, फिर 7.2 का स्क्वायर कीजिए, 19.2 का सबका स्क्वायर कर लीजिए और स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ दीजिए तो आपको सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका स्क्वायर देखिए 628.84 आएगा। ऐसे करके सबका स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको करके देखिए कितना आ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर फॉर GPA। तो GPA को y मान लीजिए, तो y वाला कितना है 12 15 18 20 30 और 42, ठीक है ना। तो 12 15 18 20 फिर कितना था, फिर था 30 और 42, है ना, 30 और 42। तो 6 डाटा हो गया आपके पास। ये आपका y का है। सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिए, y बार आ जाएगा, फिर y माइनस y बार निकाल लीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और फिर स्क्वायर का सम निकाल लीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, इसका आंसर 0.828 आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर फॉर आवर टाइम्स GPA, यानी कि आपको यहाँ निकालना है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसका कॉलम आपने बनाया था, कॉलम बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर सबको जोड़ लीजिए तो आपको मिलेगा C नंबर, है ना। देखिए ना, x माइनस एक्स बार का कॉलम, y माइनस वाई बार का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दोस्तों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉर आवर टाइम्स GPA, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन आवर ऑफ स्टडी एंड GPA। आवर ऑफ स्टडी और GPA के बीच में कोवेरिएंस कितना होता है। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताइए, 1/n-1। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1 बाय ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कोवेरिएंस का फॉर्मूला, याद कीजिए। आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस। क्या है कोवेरिएंस का फॉर्मूला, तो दोस्तों कोवेरिएंस ही केवल कर रहा है ना। तो कोवेरिएंस मीन्स व्हाट, जैसे वेरिएंस होता है, क्या वेरिएंस होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको कि नंबरेटर में केवल आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n-1, और स्क्वायर रूट तो लेना नहीं है क्योंकि केवल वेरिएंस है। तो वही चीज़ हमने किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हमने निकाल रखा है 22.717 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, व्हाट इज द कोरिलेशन। आप देखिए कोरिलेशन पूछा है, तो कोरिलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें ये पता है और ये पता है ना। तो आंसर मिलेगा 0.993 सॉरी। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आखिर कैसे कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और डाटा हमको कैसा दिया हो सकता है, उस पर कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेग्रेशन की। तो रेग्रेशन बेसिकली क्या है, रेग्रेशन दोस्तों एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच हेल्प अस टू एस्टिमेट और प्रेडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। मतलब दोस्तों देखिए, मैंने कोरिलेशन में क्या बताया, x और y यदि कोरिलेटेड है तो x y पे डिपेंड करेगा, y x पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेग्रेशन में ऐसा नहीं है। रेग्रेशन में भी 2 वेरिएबल होगा आपके पास, लेकिन क्या है कि यदि y x पे डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रेडिक्ट करना है y का वैल्यू जब x पता है, ठीक है, तो आप रेग्रेशन मेथड को यूज करेंगे। तो मान लीजिए किसी एक वेरिएबल का अननोन वैल्यू पता ना, यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू कैन यूज दिस मेथड ऑफ रेग्रेशन। तो दोस्तों जनरल इक्वेशन बताते हैं इसका, रेग्रेशन इक्वेशन का। तो जनरल इक्वेशन में दोस्तों आपको ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का पता है ना, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार। बी यहाँ पे स्लोप होता है, एक्स इंटरसेप्ट एक्स बार है। तो और दोस्तों वाई बार क्या होता है, वाई बार होता है वाई का मीन यानी समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार क्या होता है, एक्स का मीन समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो इसको आप देखिए, बी का जो फॉर्मूला होता है, बी अपना रेग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाता है।
तो बी का फॉर्मूला काफ़ी आसान है याद रखना। आपने जैसे आर का फॉर्मूला याद किया था ना, वैसे ही है दोस्तों, समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई अपॉन, आप देखिए y की जगह आप क्या कीजिए x पुट कर दीजिए, क्योंकि y जो x पे डिपेंडेंट है, तो समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है आपके रेग्रेशन कोएफिशिएंट का। ठीक है, b जिसे कहते हैं n टाइम्स समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स टाइम्स समेसन वाई अपॉन n टाइम्स समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट b। और दोस्तों एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट, वो होता है r टू द पावर r का स्क्वायर। सो कभी कभी r का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को फाइंड आउट करने। अब जैसे ये देखिए x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, आप एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉलम आपने बना लिया है, सबका समेशन भी निकाल लिया। आपसे पूछा कि बताओ b का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला तो आना चाहिए। तो दोस्तों b का वैल्यू हो जाएगा n टाइम्स समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n टाइम्स समेशन एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको b मिल जाएगा। b का वैल्यू आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज़ को। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो n कितना है दोस्तों, हमारा 5 डाटा है, तो n 5 हो जाएगा। समेशन एक्स वाई हमने निकाला है 609, और दोस्तों उसके बाद हमने निकाला है समेशन एक्स कितना निकला है दोस्तों, समेशन एक्स मिला है हमें 15, समेशन वाई कितना मिला 166 है ना, अपॉन 5 इंटू 55 5 इंटू 55 माइनस 15 का स्क्वायर, तो आपको b मिल जाएगा 11.1। और दोस्तों आपको यदि इक्वेशन चाहिए, इफ़ यू वांट इक्वेशन, तो आपको a भी निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए y बार माइनस b टाइम्स x बार, y बार पता है आपको, y का मीन 15 को 5 से भागा दे दीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 आपको मीन हो जाएगा। x बार पता है, सॉरी ये x बार है, x बार 3 है, x बार कितना है 3 है, और y बार निकालने के लिए इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और बाई 5 करना पड़ेगा। तो y बार भी आपको मिल जाएगा, x बार भी मिल जाएगा, b भी आपने निकाल लिया, तो ये निकाल सकते हैं। ओके, सो आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा माइनस 0.1x प्लस 0.01। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेग्रेशन के इक्वेशन कोएफिशिएंट को निकालते हैं और इक्वेशन को भी फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसने डिसाइड किया टू रेग्रेस टोटल मंथली पे ऑफ ईच ऑफ द फर्म 75 सेल्स पर्सन, यानी इस फर्म में 75 सेल्स पर्सन काम करते हैं, तो सभी का मंथली पे कितना है उसका रेग्रेशन करना चाह रहा है अगेंस्ट टोटल मंथली सेल। तो एक पैरामीटर है हमारा, क्या है, एक पैरामीटर है मंथली पे, दूसरा पैरामीटर है हमारा मंथली सेल, ये 2 वेरिएबल है। तो मैनेजर ने क्या किया, टोटल सेल्स को चूज किया इन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर, और दोस्तों एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टोटल पे इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, ये सब दे रखा है। तो आपको रेग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर टू प्लस बी एक्स है, ठीक है। बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सो बी विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन आपको फॉर्मूला पता है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द रेग्रेशन लाइन, तो जो बी होगा एन टाइम समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन टाइम समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा बी का वैल्यू, और यहाँ पे बी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1.046। आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द रेग्रेशन लाइन। अब दोस्तों बेसिक चीज़ आपको पता है ना कि जैसे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स आपका लीनियर इक्वेशन होता है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। इसमें b जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको x को 0 पुट करना पड़ेगा। x 0 पुट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका y इंटरसेप्ट होगा। तो a विल बी द y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन में क्या इंटरसेप्ट है दोस्तों, तो रेग्रेशन लाइन के लिए आपको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखेगा तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप इसे देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों ये था कोएफिशिएंट रेग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, आप इसे रिपीट करें, ठीक है। और फिर हम लोग इसके अगला वीडियो में लाते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे हमारे इस पार्टिकुलर टॉपिक से। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।